नमस्कार, सटीक सच में आप सभी का स्वागत है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत की जो विदेश नीति रही है वो आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत हुई है। भारत का जो एजेंडा रहा है आतंकवाद के खिलाफ वो और साफ हुआ है कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जो चाहे पाकिस्तान की बात हो, वो चाहे बात हो फिलिस्तीन में उपजे हुए आतंकवाद की, और शायद इसीलिए आतंकवाद को लेकर भारत पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ना चाहता है आतंकवाद के खिलाफ। आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हैं। हर्ष कक्कड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की बात किस तरीके से देख पा रहे हैं? वो आतंकवाद को एक कड़ा संदेश था या फिर पाकिस्तान को भी एक बड़ा मैसेज था कि भारत अब आतंकवाद तो नहीं सहेगा? ये बहुत क्लियर मैसेज था। पहले भी हमने दिया था पाकिस्तान को कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं और अगर कोई आतंकवाद हमला हुआ भारत में तो रिस्पॉन्ड हम जरूर करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया। यहाँ तक कि जितना पाकिस्तान ने वो गेम खेला कि हमने ये किया वो किया और क्या हुआ, वो अभी 2-3 दिन पहले पूरा खुल गया जब पूरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए यूएस में कि जैसे भारत ने स्ट्राइक लॉन्च की है, पाकिस्तान भागा यूएस के पास कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करो, भारत को रोको, नहीं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वही हुआ। भारत ने बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं सुनी और जो करना था वो मैसेज करके दिखाया। और मेरे ख्याल दुनिया समझ गई कि भारत का मिलिट्री पावर क्या है, दुनिया समझ गई कि भारत की पॉलिसी, विदेश पॉलिसी क्या है। और अब आप देखो कि भारत की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ, दुनिया को समझ आने लगा है कि ये एक पॉलिसी है जो फॉलो करनी चाहिए। और मेरे ख्याल ये मैसेज बहुत क्लियर गया है। जहाँ पे यूरोप डर रहा है कि अंदरूनी आतंकवाद के साथ क्या होगा, उधर आपको वो डर यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसलिए क्योंकि हमने जो मैसेज दिया है, जो पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट करी है, वो बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के देशों को एक साथ आने की जरूरत है? सिर्फ जो दोहरा चरित्र है, जो कहा जा सकता है दोहरा रवैया है, वो नहीं चलेगा? हाँ, पर ये बात कहना एक है और करना दूसरा है। क्योंकि कुछ देश हैं जो आतंकवाद को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख लो कि ईरान हो, वो हमास को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहा है। आज जो झगड़ा यूएई और सऊदी का चल रहा है, वो चल रहा है क्योंकि यमन के अंदर जो आतंकवाद ग्रुप्स हैं उनको ये यूएई सपोर्ट कर रहा है। हर जगह के ऊपर अब जहाँ पे कुछ देशों के अंदर लोग आतंकवाद इस्तेमाल करते हैं सरकार को टॉपल करने के लिए, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए होता है, तो हर देश का अपना रुख है। इसलिए आज तक यूएन ने अभी तक डिफाइन कर पाया कि टेररिज्म क्या है, आतंकवाद क्या है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? जो वो देश जिनका पूरा व्यापार, पूरी अर्थव्यवस्था हथियारों के बनाने और उनके बेचने में नॉट नेसेसरीली, मेनली ये है कि लोग आतंकवाद को अपने नज़ारे से देखते हैं। हाँ। कुछ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते, वो कहते हैं आतंकवाद नहीं है, वो फ्रीडम स्ट्रगल है, कहते हैं कि वो आतंकवाद है। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है, इसके कारण डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। पर ये जो डिसएग्रीमेंट है, ऐसे में तो आतंकवाद कभी फिर खत्म नहीं होने वाला। हर देश की अपनी अलग विचारधारा होगी, आतंकवाद को लेकर अपनी अलग राय होगी। उसीलिए तो भारत खड़ा हुआ है। उसीलिए तो भारत कह रहा है कि जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे टेररिज्म को, आप रोकोगे कैसे? ये हमारा स्टैंड है। पर जो मेन पार्ट्स हैं वो इसको अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, और उसलिए वो नहीं कंसिडर कर रहे कि आतंकवाद दूसरे के लिए क्या 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 नुकसान लाता है और आम नागरिक के लिए क्या नुकसान लाता है। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है, इसके कारण आप आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हो। और अगर आप डिफाइन नहीं कर पाए हो तो आप कैसे खड़े होकर बोलोगे कि आतंकवाद को हमको एक साथ मिल के रोकना? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आतंकवाद के बढ़ने से कुछ देशों का फायदा? डेफिनेटली फ़ायदा है, क्योंकि कोई उनको फ्रीडम स्ट्रगल मानता है और कोई कहता है कि अब बलूचिस्तान ले लीजिए, कोई कहते हैं कि बलूचिस्तान एक फ्रीडम स्ट्रगल है और पाकिस्तान कहता है वो आतंकवाद है। तो यहीं पे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। और इसलिए कुछ देश कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे हम डिप्लोमेटिक करें, चाहे बांग्लादेश बलूचिस्तान छोड़ दो, बाकी जगह भी ले लो।
तो हर जगह जहाँ पे आतंकवाद का मामला है, कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया। बलूचिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है और बांग्लादेश में जो हो रहा है, दोनों सिमिलर है या फिर दोनों बहुत अलग है? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बेसिकली अंदरूनी है। इंटरनल मामला है। वो बांग्लादेश को तोड़ने के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए है। जो बलूचिस्तान में मूवमेंट है वो पाकिस्तान से ब्रेक हो अलग होने के लिए वापस बलूचिस्तान बनना चाह रहा है। बलूचिस्तान था 47 में, वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, उसको मिलिट्री फोर्स से कैप्चर करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाया 48 में। तो वो अब वापस अपनी इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। तो ये दो मूवमेंट्स हैं अलग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको लगता है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, भारत की जो विदेश नीति रही है, वो बदली है, स्ट्रांग हुई है? किस तरीके के बदलाव महसूस कर पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैसेज दुनिया को क्लियर किया कि भारत के पास मिलिट्री पावर है, वो इस्तेमाल करने से डरता नहीं, उसके ऊपर अगर कोई धमकी है वो उससे रुकेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ समय पहले भी चले जाओ, गलवान के बाद जो मैसेज गया कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हमको कोई पुश नहीं कर सकता, और जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हम उसके ऊपर स्टिक करेंगे, हम बेंड नहीं करेंगे। वो हमने अभी रिसेंटली भी दिखाया यूएस को ट्रेड टॉक्स में हमने ये भी दिखाया कि हम आपकी बातों के ऊपर मानेंगे नहीं। जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, हम उसी के ऊपर एडहियर करेंगे, हम मुड़ने वाले नहीं हैं। मुड़ने वाले। और आज का भी जो स्टेटमेंट आया यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का कि ट्रेड एग्रीमेंट होल्ड पे है क्योंकि मोदी ने ट्रम्प से बात नहीं करी, उसने डिसाइड किया हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, तो हम नहीं करेंगे। आपको ट्रेड डील होल्ड पे रखना है, होल्ड पे रखिए। नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा। ट्रेड डील होल्ड पे रखने के अलावा, जो टैरिफ्स बढ़ाने के अलावा, इंडिया की इकोनॉमी 7.4% ग्रो कर रही है, जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये सब रिस्ट्रिक्शंस पड़ने के बाद, तो इसका मतलब कि आपने जो टैरिफ्स लगाए हैं उससे असर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स निकाले हैं। और जब टैरिफ्स हटेंगे नहीं, अभी नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो ये जो आपके मार्केट्स हैं जो अभी हमारे हाथ से निकले वो वापस आएंगे, तो मार्केट बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। भारत के आसपास जो हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार वर्मा की तरफ हो, क्या आपको लगता है कि भारत की जो, जैसे आपने कहा कि 7.4% जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है 2026 की, ये आकी गई है, कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत इतनी तेज़ी से विकास करे, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करे? वो तो दुनिया के अंदर अगर एक देश इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक देश एक पार बन रहा है और एक चैलेंज बनेगा, लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर दबाव रहे, वो इतना इंडिपेंडेंट ना हो कि वो हमको, हमारी बात ना माने और हमें आग दिखाए और हमें चैलेंज करे। तो ये तो हमेशा कोशिश हुई है कि कोई अगर इतना पार बन जाता है तो कुछ ना कुछ आना चाहिए बीच में। अब जब रशिया पावरफुल हो रहा था और यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू किया, पूरा वेस्ट यूक्रेन की तरफ आ गया कि रशिया को हम डाउन करें। जब हो नहीं पाया, अब उसके ऑयल के पीछे पड़ गए और आज वो 500% टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। जहां आपने 50 लगा दिया तो 50 का 500 करोगे, फर्क क्या पड़ेगा? लगा तो दिया आपने टैरिफ्स। वैसे भी मार्केट इंडियन जो एक्सपोर्ट्स है यूएस को बहुत कम हो गए हैं, तो वही रहेंगे। और आप हर चीज़ पे नहीं लगा सकते क्योंकि आपको भी नुकसान होगा। आप उसी पे लगाओगे जिसके ऊपर आपको नुकसान ना हो। अब उसलिए चीन और ताइवान के अंदर जो चल रहा है, कोशिश है कि अगर चीन घुसा ताइवान में और ले नहीं पाया, तो जो कैजुअलिटीज़ और जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो चीन को इम्पैक्ट करेगा। तो उसलिए कोई देश वो कार्रवाई नहीं ले रहा जिस पे वो डिसएडवांटेज पे हो। उसलिए इंडिया जो अपने कदम ले रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बना रहा है,
क्यों हम लोग आत्मनिर्भर पे जा रहे हैं? हमें पता है कि जब तक आपका डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे है, हाँ बिल्कुल, चाबी किसी और के हाथ में है, आपके फॉरेन पॉलिसी की चाबी किसी के हाथ में है। जब तक आपका सब कुछ अंदरूनी है, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम है, चाबी किसी और के हाथ में हो नहीं सकती। अगली बात अगर देखो आप, जो आप प्रोक्योर करते हो, अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हो, आप उसको एड की तरह से नहीं ले रहे हो, तो कोई और आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। जब इंडिया खरीद रहा है कोई इक्विपमेंट, वो फुल पेमेंट पे ले रहा है। जो पाकिस्तान ने F-16 लिए अमेरिका से, वो एड के बेसिस पे लिए, चाबी अमेरिका के हाथ में है। जहाँ पे उनके F-16 हैं, उधर एक US की टीम बैठी है ये देखने के लिए कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमारे पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट इंडिया के पास है उसका फुल पेमेंट है, कोई चेक नहीं कर सकता। पर एक चीज़, अगर वेनेजुएला की हम बात करें और उसके जो जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ा, ये जो एक नई शुरुआत हो रही है कि ताकतवर जो देश हैं वो छोटे देशों को इसी तरीके से अलग अलग आरोप लगाकर, चाहे चीन ताइवान का आपने जिक्र किया, अमेरिका की कितने देशों पर नज़र, चाहे वेनेजुएला हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, क्यूबा हो, तो ये क्या एक नई नीति आ रही है अमेरिका की तरफ से कि जो ताकतवर है वो अपने आसपास के देशों को डराकर धमकाकर, वो चाहे टैरिफ भी हो सकता है या फिर ऐसे ड्रग पेडल का आरोप लगाकर किसी भी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना होता है? ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा रहा है कि जो स्ट्रांग देश है वो हमेशा वीक देश के ऊपर दबाव रखेगा। कोई नई कहानी नहीं है। यूएस ने पहले पनामा में किया है, बाकी देशों पे भी दबाव रखा है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो साउथ अमेरिका के देश हैं, खास तौर पे वेनेजुएला और क्यूबा इकट्ठे हो गए। क्यूबा हमेशा यूएस के खिलाफ था, वो प्रो रशिया था। जब तक यूएसएसआर था उसको डायरेक्ट सपोर्ट था, उसके बाद उसको रशिया से सपोर्ट मिल रहा है। वेनेजुएला का ऑयल उसके पास फ्री आता था, वो ऑयल बेच के अपनी इकोनॉमी चलाता था। इसलिए अभी ट्रंप ने कहा कि हमें कुछ नहीं करना, क्यूबा अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि ऑयल नहीं आएगा। तो ये दबाव हमेशा रहा है। जो भी स्ट्रॉन्ग देश है वीक के ऊपर दबाव रखा है। यूएस का दबाव हमेशा मेक्सिको और कनाडा के ऊपर रहा है, क्योंकि फोर्स स्ट्रक्चरिंग वाइज यूएस की जिम्मेवारी है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को सिक्योर रखना। ना मेक्सिको की आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनफ है, ना कनाडा की है। मैं कनाडा में रह चुका हूँ कैनेडियन फोर्सेस के साथ 6 महीने के लिए। उनके पास जो फोर्स स्ट्रक्चरिंग है वो बेसिकली अपने अंदरूनी सिक्योरिटी या हेल्प के लिए है। ज़्यादा कुछ उनके पास फोर्स स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी डिपेंडेंसी यूएस पे है। और अब ट्रंप वहाँ बात कर रहा है, तो ये जो दबाव रहता है ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग नेशन वीक नेशन के ऊपर दबाव रखता है। रशिया का दबाव उसके जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं, खास तौर पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनके ऊपर है। पर ऐसे में तो जो ग्लोबल पीस की बात की जाती है, जो विश्व शांति की बात की जाती है, वो तो कभी रहने नहीं वाली, होगा नहीं, क्योंकि दबाव जो ताकतवर है वो छोटे को दबाएगा और शासन करेगा। दबाव रखेंगे और यही चाहेंगे कि वो पॉलिसीज हमारी तरफ पॉजिटिव हो। तो ये दबाव तो हमेशा रहा है और रहता रहेगा। और अगर आप देखोगे ये जनरली जो वेरी स्ट्रांग और पावरफुल देश करते हैं, जो मिडिल पावर्स जैसे हम कहते हैं, जैसे इंडिया हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ या बाकी मिडिल पावर्स, ये दबाव नहीं लगाते। जो स्ट्रांग और पावरफुल है, जो कहते हैं कि दुनिया हमें कुछ नहीं कर सकती, यूएन का कोई रोल नहीं है, यूएन हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, हम यूएन की बात नहीं सुनेंगे, वही है जो दबाव लगाते। क्या वो समय आने वाला है कि अमेरिका के खिलाफ ऐसे छोटे देश जैसे ग्रीनलैंड ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि वो उसकी संप्रभुता पर खतरा हमला माना जाएगा अगर अमेरिका? वो डेनमार्क ने कहा है और देश अभी दिखाने लगे हैं कि भाई हम इतनी आसानी से नहीं आएंगे। क्यूबा भी शांत है, पर उसको पता है कि यूएस इतनी आसानी से एक्शन नहीं लेगा। यूएस ने पता नहीं कब से पिछले 60-70 सालों से फिदेल कैस्ट्रो को मारने की कोशिश करी, अंत में 90 साल की उम्र में बिस्तर में उनकी डेथ हुई। उन्होंने कोशिश करी है बाकी देशों के साथ, इतना आसान नहीं हुआ है। कहीं कहीं सक्सेस हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। और ये रहा है, चाहे आप निकारागुआ ले लो,
वहाँ पर भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, अफ्रीका में यूएस ने कोशिश करी है, तो कहीं कहीं सक्सीड हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। पर जगह पे जगह जगह के ऊपर ये कोशिश हमेशा स्ट्रांग देश करते हैं। अगर अमेरिका और रशिया आमने सामने आते हैं तो कौन भारी पड़ सकता है? अमेरिका टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था है, रशिया का अर्थव्यवस्था तो बहुत पीछे है, लेकिन रशिया से फिर हमें लगता है फिर भी तब भी अमेरिका बचता है। देखो, इन देशों के बीच में आपको फिजिकल युद्ध नहीं होगा, जनरली इकोनॉमिक होगा। और प्रेशर जैसे यूएस अभी डाल रहा है टैरिफ्स पे रशियन इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, ORS एक एग्रीमेंट भी उसने पास कराया है। ये जो है वो जो 500% टैरिफ का 500% वाला टैरिफ, सैंक्शनिंग रशिया 2025, हाँ, तो ये जो है ये सब इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आपको ओपन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के अंदर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर की तरफ जाएगा, तो उसलिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं है। उसलिए यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था बाइडेन के टाइम में और अभी रिसेंटली तक, कि वो हमारा काम करे और रशिया का मिलिट्री पावर को कंटेन करे। अगर न्यूक्लियर तक बात पहुंचती है तो कौन ज़्यादा ताकतवर? न्यूक्लियर वेपन आपके पास जितने हो, डैमेज तो दोनों देशों का होगा ही नहीं, पर दुनिया के अंदर ही डैमेज हो जाएगा। तो उसीलिए इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वो इसी प्रकार रहेगा। ट्रम्प के आने के बाद आपको लगता है मेजर जनरल की दुनिया की पूरा कहा जा सकता है सिनेरियो चेंज हुआ है? ताकत की, अर्थव्यवस्था की, ट्रेड की, ये पूरा अलग अलग डिफाइन हुआ है। अब इसको आप दो प्रकार से देख सकते हो। अगर आप ट्रम्प की तरफ से देखोगे तो उसका कहना ये है कि दुनिया ने यूएस का फ़ायदा लिया है, हमारे टैरिफ्स लो हैं तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हुआ है, इकोनॉमी हमारी डैमेज हो रही है। और अगर आप दूसरी तरफ लो तो यूएस ने अब तक दुनिया को स्टेबलाइज रखा है। अब जो उनके एलाइज हैं, जिनके साथ मिलके उन्होंने स्टेबिलिटी रखी है, अब वो उन्हीं के पीछे मुड़ रहे हैं। तो उनके अंदर कुछ है नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड पॉलिसी। अब साउथ अमेरिका के साथ पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कहते थे इनके साथ मैनेज करना है, इनको ओवरथ्रो नहीं करना, इनको कंटेन करना है, इनको मैनेज करना है। अब ट्रम्प आ गए कि भाई हमारे अंदर जो ड्रग्स आ रही है, जिस देशों से आ रहे हैं हम उनके ऊपर जोर लगाएंगे या चेंज करेंगे, या ड्रग कार्टेल्स के ऊपर अटैक करेंगे उन देशों में, चाहे कोलंबिया हो, चाहे मेक्सिको हो, वेनेजुएला में हो चुका है। पर ये जो उसकी पॉलिसी है, ये उसको बिलीफ है कि हमारे पास मिलिट्री पावर है तो हम कर सकते हैं। पर ये जो पॉलिसी है ये हर जगह सक्सीड नहीं होती। पहले भी यूएस ने किया है, सूडान में किया था, बाकी जगह अफ्रीका में किया है, कहीं कहीं सक्सेस हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो कोशिश है ये इनकी हमेशा रही है कि हम दबाव रखें और जो हमारे पॉजिटिव हो हम उसी को तरफ निकले। ठीक है, ये तो बात थी अमेरिका के आसपास के देशों की, चाहे हम ग्रीनलैंड जैसे डेनमार्क का आपने जिक्र किया, क्यूबा का आपने जिक्र किया, मैक्सिको की बात की, कनाडा की बात की, लेकिन अमेरिका की नज़र ईरान पर भी है। और ईरान में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, लगभग 2 सप्ताह के आसपास होने वाले हैं, और जो अनरेस्ट है, जो प्रदर्शन है, इंटरनल है या इसमें भी कुछ शक्तियां हैं? देखो, हमेशा हमने के खिलाफ हमेशा जहाँ पर भी अपराइजिंग हुई है, लिबिया ले लो, अच्छा इराक ले लो, इराक में तो शुरू में यूएस में किया था, आप लिबिया ले लो, बाकी जो अरब स्प्रिंग हुआ है, अपराइजिंग इंटरनल शुरू हुई है। इसको फ्यूल किसी ने बाहर से दिया। तो ये जो फ्यूल हुआ है बाहर से, ये डेफिनेटली यूएस का हाथ है, डेफिनेटली इजराइल का हाथ है। क्योंकि जब से ये रेजीम आई है, आयतोल्ला की रेजीम आई है, तब से ईरान एक पावर है, रीजनल पावर है और इजराइल की एनिमी है। और उन्होंने जितने ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं ईरान की बैकिंग है। कोशिश यूएस और इजराइल की है कि हम ईरान का जो करंट रेजीम है उसको चेंज करें, और वो एक्सटर्नली चेंज नहीं होगा। इन्होंने बॉम्ब भी किया है, कोशिश भी करी है ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के डिस्ट्रक्शन की,
कितना हुआ है कुछ क्लियर है नहीं। यूएस कह रहा है सक्सेस है, ईरान कह रहा है पार्शियल सक्सेस है। बट अगर आपने अंदरूनी चेंज लाना है, आप बूट्स ऑन ग्राउंड ला नहीं सकते हो। यूएस अपने ट्रूप्स डालेगा, अगर एक भी पकड़ा गया तो उसके बाद जो यूएस के खिलाफ जो मीडिया वॉरफेयर निकलेगा वो बहुत मुश्किल है। ईरान के साथ क्या मुस्लिम कंट्रीज खड़े होंगे, अरब कंट्रीज खड़े होंगे? वो शांत या जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है वो शांत रहेंगे। कोई बीच में नहीं, क्योंकि इजराइल भी है बगल में। कोई बीच में नहीं आएगा क्योंकि वो सब प्रो यूएस है और वो बीच में पड़ना नहीं चाह रहे। उसलिए किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये जो एक्शन चल रहा है या ये जो अंदरूनी प्रॉब्लम चल रहा है ईरान में, उसको सपोर्ट या खिलाफ किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया। तो अगर ईरान के अंदर चेंज होना है, वो चेंज सिर्फ इंटरनल इवेंट से होगा। और इंटरनल इवेंट्स को अगर फ्यूल करना है तो यूएस और इजराइल डेफिनेटली इन्वॉल्व। और अभी रिपोर्ट्स भी निकली है कि नेदरलैंड्स ने बताया है ईरान को कि आपके पास, आपके अंदर मोसाद के एजेंट्स हैं जो इसको फ्यूल कर रहा है। ईरान के अंदर मोसाद जो एजेंसी है वो उसका काम करने का तरीका हमें लगता है बिल्कुल अलग रहा है। मोसाद डेफिनेटली इजराइल को सिक्योर करता है, इजराइल के एनिमीज़ को वीकन करता है। जो हमास के लीडरशिप को ईरान में टारगेट किया, जो ईरान के साइंटिस्ट को टारगेट किया, जो ईरान के फैसिलिटीज़ का डाटा निकाला। जब कुछ साल पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने के पास ईरान के पूरे न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स आए थे, वो कहाँ से आए हैं? वो मोसाद ही लाया है। तो उनकी एबिलिटी इन्फिल्ट्रेट करना और जो देश उनके खिलाफ है उनके अंदर जाके चेंज लाने की कोशिश करना, ये मोसाद का काम। एक बार फिर हम भारतीय रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत में रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, तो भारत ने लक्ष्य भी रखा है 2029 तक 3 लाख करोड़ का अपना उत्पादन करना और 50,000 करोड़ के आसपास निर्यात करना। टारगेट पूरा होगा क्योंकि 24,000 करोड़ के आसपास हम लोग निर्यात कर रहे हैं। टारगेट पहुंच जाएगा क्योंकि अभी प्रोडक्शन काफ़ी कुछ है। प्रॉब्लम भारत के अंदर जो हमारी फैक्ट्रीज है, प्रॉब्लम है प्रोमिसेस और डिलीवरी। ये जो है इसके अंदर गैप है। अग्रीमेंट साइन होगा, हम आपको इस समय तक शुरू करेंगे देना, इस समय तक ख़त्म करेंगे, वो शेड्यूल नहीं मीट होता। और जब वो शेड्यूल मीट नहीं होता तो जो आपको कैपेबिलिटीज़ आपने प्लान करी है कि इस साल तक हमारे पास ये होना चाहिए, उसके अंदर शेड्यूल उड़ जाता है। और उसीलिए प्रॉब्लम है, उसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी पॉलिसी ला रहा है कि अगर आप शेड्यूल नहीं मीट कर पाओगे तो एक ही सल्यूशन है, हम आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे या ब्लैक लिस्ट करेंगे। जब तक ये प्रेशर नहीं आएगा तब तक डिफेंस इंडस्ट्री पहुंचेगी नहीं। दूसरा प्रॉब्लम जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में है वो है R&D का। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा R&D में तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और R&D के अंदर अगर आप देखो पूरे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फंडिंग के साथ 0.09% तकरीबन इन्वेस्टमेंट है R&D में। बाहर देशों में अगर आप देखो जो उनका बजट निकलता है उसमें करीब 10, 15, 20, 25% तक डिफेंस R&D में जाता है। पार्शली या लार्जली प्राइवेट इंडस्ट्री, पार्शली गवर्नमेंट फंडिंग। हमारे अंदर वो कमी है। अगला जो फैक्टर है जो हमारी कमी है वो है सिविल मिलिट्री फ्यूजन। अब जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल हो सकती है। पर जब तक डिफेंस और प्राइवेट सेक्टर मिल के डिटर्मिन नहीं करे, मिल के फंडिंग ना करे R&D में, मिल के काम नहीं करे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, तब तक दोनों अपने अपने रास्ते में हैं। तो जो आउटपुट आना है
जो फायदा दोनों वो को बहुत आना slow है, होगा। वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियर सेक्टर की जब हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर सेक्टर में स्टार्टअप को किस तरीके से देख पा रहे हैं? हमने डिफेंस में स्टार्टअप देखा, हमने स्पेस इंडस्ट्री में स्टार्टअप देखा, न्यूक्लियर सेक्टर जो है उसमें स्टार्टअप जब आएगा तो क्या आपको लगता है कि जो यूथ है, जो युवा है, वो उस सेक्टर में भी जाके अपनी बड़ी संभावनाएं तलाश सकता है और बहुत कुछ कर सकता है? ये अभी स्टार्ट ही हुआ। हाँ, अभी start हुआ। सरकार का भी पॉलिसी निकली है, किस प्रकार से ये पॉलिसी जाएगी, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसके अंदर मिस्टेक्स नहीं हो सकते, इसके अंदर शॉर्टकमिंग्स नहीं होंगी, इसके अंदर आपको सिर्फ वही कंपनीज आएंगी प्राइवेट जो प्रूव कर सकती हैं, ज़्यादातर कोलैबोरेशन में बाहर से, क्योंकि जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होती या बाहर से नहीं आके हम उसको फिक्स नहीं कर पाते, तब तक ये दिक्कत है। तो ये अभी शुरुआत है। मेरे ख्याल इसको अभी कुछ समय निकलने के बाद कौन सी हमारी कंपनीज है, किससे कोलैबोरेट कर रही है, किस प्रकार से कर रही हैं, तभी जाके आगे क्लियर होगा। क्या आपको लगता है कि अब तक लगभग अभी तक जो आंकड़े आए हैं, लगभग 100 देशों को भारत जो है अपना रक्षा इक्विपमेंट और हथियार भेजता है? बाजार और बढ़ाने होंगे, वो चाहे ग्लोबल साउथ के देश हो, वो चाहे दूसरे देश हो, बाजार भारत को और बढ़ाने होंगे? बहुत कुछ हो रहा है बाजार बढ़ाने के लिए। जो हमारे डीएज हैं, डिफेंस अटैचेज हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। साल में एक बार सब डीएज इंडिया आते हैं, उनका एक सेंट्रल सेमिनार होता है, उनकी विजिट्स होती है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में। फिर जहाँ जहाँ डिफेंस एक्सपो होते हैं, अफ्रीका में भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। जो हमारे डिफेंस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसमें पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अफ्रीका, बाकी ग्लोबल साउथ, बाकी वेस्ट से सबके हम ऑफिसर्स मंगाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे उन्हें पता लग जाता है कि हमारी डिफेंस की क्या काबिलियत है लोकल प्रोडक्शन की। तो वो जब वापस जाते हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 3-4 अफ्रीकन देश में, उधर भी बहुत देशों के स्टूडेंट्स आते हैं, वो फ़र्क पड़ता है। तो और जो पीएम के अभी रिसेंट विजिट्स हुए हैं, हाँ, ग्लोबल साउथ की तरफ जोर है। आप देखो कि आर्मी चीफ भी जनरली ग्लोबल साउथ के देशों के अंदर ही जाते हैं, या सर्विस चीफ्स बोल दो, वहाँ पे मैसेज देने के लिए कि हमारे पास क्या है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्लस हम उनको लाइंस ऑफ क्रेडिट देते हैं हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए, जो आराम से रीपेमेंट ऑप्शंस के साथ है। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। और जो हम लोगों ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी और बाकी इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी, तो डिमांड हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्लो है, पर जिस प्रकार से चल रहा है, टाइम के साथ ये डेफिनेटली कैचअप हो। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समय के साथ ये और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सटीक सच में बात करने के लिए। तो आज सटीक सच में हमने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या कुछ चल रहा है, दुनिया में क्या कुछ उथल पुथल है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की चाहे विदेश नीति हो या आतंकवाद को लेकर जो एजेंडा रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि भारत अब बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।